हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जेई एडवांस 2022 के जो मेमोरी बेस्ड पेपर हमने रिट्रीव किया है बच्चों से, उसी श्रृंखला में आगे के सवाल मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने। तो एक जो सवाल ये अपने को मिला है मल्टीपल चॉइस का एमसीक्यू का, ये केटीजी थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इसमें अपने को ग्राफ दिया हुआ है प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम का, प्रेशर किलो पास्कल में, वॉल्यूम मीटर क्यूब में। और क्वेश्चन में ये मेंशन था कि जो गामा की वैल्यू है पॉइजन रेशियो वो 5/3 के बराबर है। ए बी प्रोसेस को इन्होंने एडियाबेटिक बोला है, ये ए बी प्रोसेस इज एडियाबेटिक एंड बी टू सी प्रोसेस इज एक्चुअली आइसोथर्मल। ये क्वेश्चन में मेंशन भी था और एक डेटा यहाँ पे गिवन था कि फॉर कैलकुलेशन 1/3 टू द पावर 3/5 यूज करना हो तो इसको आप 0.5 मतलब 1/2 के बराबर मान लें। तो 4 ऑप्शंस जो थे उसमें वर्क कैलकुलेट कराए थे अलग अलग प्रोसेस में, ए टू बी का वर्क, बी टू सी का वर्क, सी टू ए का वर्क, और एक बार पूरे साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी ए का वर्क कैलकुलेट कराया है 4 ऑप्शंस में। तो बारी बारी से देखते हैं। जैसे ए से बी प्रोसेस की अगर वर्क की बात करें बच्चों, तो ए टू बी प्रोसेस की अगर वर्क की बात करेंगे, ए बी प्रोसेस के वर्क की बात करें तो ए बी प्रोसेस इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस और वर्क का फॉर्मूला यहाँ पे हालांकि सोल्यूशन में लिख भी रखे हैं, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ आपको, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। तो हम जानते हैं डायरेक्ट कि एडियाबेटिक प्रोसेस का जो वर्क का फॉर्मूला होता है दैट इज पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन 1 माइनस गामा, दिस इज 1 माइनस गामा। तो उसी को यहाँ पे लिख रखा है हमने, यहाँ पे पी इनिशियल वी इनिशियल पहले लिख दिया है, तो इससे नीचे गामा माइनस 1 पुट किया है। वैल्यूज को पुट करते हैं। पी इनिशियल की वैल्यू यहाँ पे ए टू बी प्रोसेस में इनिशियल प्रेशर 100 किलो पास्कल है और इनिशियल वॉल्यूम 0.8 है। फाइनल प्रेशर इज 300 किलो पास्कल बट फाइनल वॉल्यूम अपने को पता नहीं है, तो एडियाबेटिक लॉ से यहाँ पे मैंने फाइनल वॉल्यूम निकाल के दिखा रखा है। आप देख सकते हैं पी, ये लॉ लगाया एडियाबेटिक का, ए से बी में पी वी की पावर गामा, पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल वी फाइनल की पावर गामा। तो प्रेशर तो दोनों जगह का पता था अपने को, है ना। वॉल्यूम यहाँ का पता था, ए का 0.8 है, तो मैंने ये पुट किया, वैल्यूज पुट किए, तो ये मैंने लिखा है ए पॉइंट के लिए, है ना। 100 यहाँ का प्रेशर पता है अपने को और वॉल्यूम 0.8 है, तो 0.8 की पावर 5/3, गामा के वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 5/3। सिमिलरली बी वाले पॉइंट के लिए, उसके लिए मैंने प्रेशर अपने को नोन है, ग्राफ में दिख रहा है 300, वॉल्यूम वी अननोन है। इसकी कैलकुलेशन से आप वॉल्यूम निकालोगे तो 0.4 मीटर क्यूब वॉल्यूम मिल जाएगा आपको, है ना। तो यहाँ पे 0.4 फिर पुट कर दिया इस फॉर्मूले में और इससे अपने को जो वैल्यू मिलती है वर्क की वो -60 मिलती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। मैग्नीट्यूड पूछ रखा है तो -60 हालांकि वर्क आ रहा था पर मैग्नीट्यूड तो 60 किलो जूल ही होगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नाउ सी टू ए प्रोसेस अपने को दिख रहा है, इट्स एन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में हम जानते हैं वर्क डन 0 होता है, तो अगेन बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ बी टू सी प्रोसेस का वर्क जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस है बी टू सी, और हम जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस बी टू सी जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, वर्क इन आइसोथर्मल प्रोसेसेस NRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। ये बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, होप ये सबको पता होगा, है ना। तो इसमें डायरेक्टली रिजल्ट यहाँ पे पुट करके दिखा रखा है मैंने, NRT ln V फाइनल। तो बी टू सी प्रोसेस में फाइनल वॉल्यूम इज 0.8 एंड बी इनिशियल वॉल्यूम इज 0.4, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं यहाँ पे ना, ये बी का वॉल्यूम निकाल चुके हैं अपन यहाँ पे, तो इसको पुट किया मैंने यहाँ पे। ये जो टी वाली चीज है, ये NRT में जो टी है वो मैंने कैसे लिखा, क्योंकि बी टू सी प्रोसेस जो है बच्चों वो आइसोथर्मल है, तो NRT को मैं P इंटू वी लिख सकता हूँ, है ना। NRT को इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ P इंटू वी से, तो इसको मैंने रिप्लेस किया है प्रेशर इंटू वॉल्यूम से, और वो PV प्रोडक्ट एक्चुअली पूरे आइसोथर्म में कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो इस पूरे आइसोथर्म में किसी भी एक पॉइंट का P इंटू वी पुट कर लें, तो मैंने B पॉइंट का पुट कर रखा है। B पॉइंट का आप देख सकते हैं प्रेशर 300 है, 300 किलो पास्कल, वो यहाँ पुट कर रखा है मैंने, और वॉल्यूम हमने पहले निकाला था वो 0.4 मीटर क्यूब आया था, तो ये 0.4 मीटर क्यूब, ये टर्म 2 बनेगी, तो दिस इज ln2, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये नियरली 84 के आसपास आता है ना, 84 इसका मैग्नीट्यूड आएगा, 84 किलो जूल, है ना, 83.16 ऐसे नियरली, तो 84 नियरली मान लेते हैं इसको, जो कि मैग्नीट्यूड पूछ रखा है, और ये नियरली क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू सही आ रही है तो सी ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे अपन। अब डी में ओवरऑल वर्क देखें अपन, तो ओवरऑल वर्क में सारे वर्क को कैलकुलेट करते हैं, तो ए से बी का वर्क विच इज -60 और बी टू सी का वर्क इज 84 नियरली, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, सी टू ए का वर्क तो 0 ही है, इसको सॉल्व करते हैं तो नियरली ये वैल्यू जो आती है, ए टू बी का वर्क नेगेटिव है इसलिए -60 लिया है, और बी टू सी का वर्क इज पॉजिटिव 120 ln2 विच इज नियरली 84। इसको बच्चों सॉल्व करें तो ये नियरली 23.16, एक्चुअली यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू 84 ली है मैंने,
वो नियरली 83.16 आता है, तो वही वैल्यू लेके नियरली सॉल्व करते हैं तो 23.16 किलो जूल के नियरली वैल्यू आती है। हालांकि ऑप्शन में वो 144 किलो जूल दे रखा था जो कि गलत हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बी एंड सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। ये सवाल जो हम रिट्रीव कर पाए हैं, जो हमारे बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया हमारे इंस्टीट्यूट से, उनसे जो मेमोरी बेस्ड ये हम उनके डेटा कलेक्ट कर पाए, उनके बेसिस पे ये सवाल आपके सामने रखा है हमने। मैग्नेटिज्म ईएमएफ वाले चैप्टर का सवाल है ना। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है अपने को सी पॉइंट पे, है ना। तो जैसे इस पर डायग्राम को और मैं क्लियर करके यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये स्ट्रेट फाइनाइट वायर है अपने पास, इसकी लेंथ क्वेश्चन में एल दी हुई थी, इस वाले वायर की लेंथ एल अपने को क्वेश्चन में मेंशन थी। ये वाला लेंथ L/2 है ना, दिस इज L/2। और यहाँ पे एक सेमी सर्कल था जिसका रेडियस अगेन L/2 था, ये उसका सेंटर सी है। यहाँ पे फील्ड निकालना है अपने को। अगेन यहाँ पे L/4 लेंथ तक आने के बाद फिर से ये क्वार्टर सर्कल है और वापस से यहाँ पे वायर गई हुई है इस तरह से। अब ये करंट का डायरेक्शन भी शोन था फिगर में इस तरह से, है ना। और 4 ऑप्शंस में अपने को मैग्नेटिक फील्ड लिख के दिया था, सी पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगा। देखो बच्चों, एक बात तो अपने को समझ में आती है कि इस वाले वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, इस वाले वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, और इस वाले वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि वो पॉइंट उस वायर के लाइन पे ही लाई कर रही है। हम जानते हैं वायर के लाइन पे ही कोई पॉइंट लाई करेगी तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो 0 आएगा। अब बचता है ये वाला वायर, ये सर्कुलर रिंग, आधी रिंग, और ये वाली क्वार्टर रिंग। इन 3 की वजह से अपने को मैग्नेटिक फील्ड सी पे लिखना है। तो पहले मैं इस फाइनाइट वायर का लिखता हूँ। इस फाइनाइट वायर का जो डिस्टेंस है इस एंड से वो L/2 एंड L/2, ये रेडियस भी L/2 है, क्वेश्चन में मेंशन था, तो ये पूरी लेंथ L हो गई। तो ध्यान से देखना बच्चों, इस वाले फाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड जब यहाँ पे लिखूंगा तो यहाँ से पहले एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया जो कि L लेंथ का है, ठीक है। इस वाले वायर के एक्सट्रीम्स को उस पॉइंट से जोड़ते हैं, तो वायर के इस एक्सट्रीम को इस पॉइंट से जोड़ा तो वो जो बेस लाइन है ये ऐसा वायर था L लेंथ का, यहाँ पे निकालना था अपने को। तो ये दूरी जो है बच्चों ये L है ना, और वायर की लेंथ भी L है। तो मैं यहाँ से इस वाले एंड को जोड़ूंगा और एक बार इस वाले एंड को जोड़ूंगा। अब जानते हैं कि जिसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है μ0I/4πd sin θ1 प्लस sin θ2। ये मैग्नेटिक फील्ड हम सब ने पढ़ रखा है फॉर्मूला क्लास में, इसको डिराइव भी कराते हैं अपन, है ना। तो फाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड हो गया ये। आप देख सकते हैं θ1, वो थीटा जो एंगल्स होते हैं वो बेस लाइन के साथ, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है उसके साथ जो एंगल बन रहे होते हैं वो एंगल, तो एक एंगल तो 45 बनेगा, ये L है ये भी L है, तो ये एंगल तो 45 बन गया। पर वो जो फर्स्ट एक्सट्रीम है, अपर एक्सट्रीम है, वो वायर उस बेस लाइन के साथ ही कोइंसाइड कर गया, तो एक एंगल θ1 0 बोल सकते हैं अपन, और ये एक θ45 हो गया अपने पास, है ना। तो इससे जो वैल्यू आती है वो आएगी μ0I/4πd। d वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि L के बराबर है, तो दिस इज L, है ना। तो वो वैल्यू मैंने लिख के भी दिखा रखी है यहाँ पे, है ना, μ0I/4πL sin 45। और ये जो डायरेक्शन है बच्चों, आप देख सकते हैं वायर को होल्ड करें अपन, तो वायर को होल्ड करते हैं तो इस सी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है, इनटू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड है। तो इसे मैंने क्रॉस साइन के साथ उसको दिखा रहा है, ये क्रॉस साइन मैंने हर एक कंपोनेंट के लिए यूज किया हुआ है ना। अब नेक्स्ट इस सर्कुलर वाले पार्ट पे आते हैं, सेमी सर्कल के कारण। हम जानते हैं पूरे सर्कल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है μ0I/2r, जहाँ पे r उसका रेडियस होता है। ये सेंटर पे सर्कुलर कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों। अब हाफ रिंग या कोई सर्कुलर आर्क होता है तो वहाँ पे θ/2π मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो उस सर्कुलर आर्क के कारण मिल जाता है। यहाँ पे θ 180 डिग्री है, इस आर्क लेंथ का जो एंगल सबटेंडेड है दैट इज पाई, तो इसको पाई पुट करेंगे, है ना। ये r का वैल्यू L पुट करेंगे तो ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास बचेगा μ0I/4L, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये r का वैल्यू L नहीं है, L/2 है, सॉरी रेडियस L/2 है, तो ये बचेगा अपने पास μ0I/4L/2, है ना। ये आप यहाँ पे मैंने लिख के दिखाया 4L/2। ये वाला डायरेक्शन भी आप जानते हैं, रिंग के कारण जब सेंटर पे फील्ड लिखते हैं तो रिंग में करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो राइट हैंड के, तो थंब अपने को देता है फील्ड का डायरेक्शन, तो उससे हम देख सकते हैं कि फील्ड सी पॉइंट पे अंदर की तरफ आ रही है। सिमिलरली अब इस वायर का देख लेते हैं, इस वाले वायर का, ये भी एक क्योंकि क्वार्टर रिंग है तो पूरे रिंग का फिर से यही फॉर्मूला लिखूंगा मैं, μ0I/2r और θ/2π, है ना। तो यहाँ पे r का वैल्यू हम L/4 लेंगे, इसका इस वाले सर्कुलर आर्क का रेडियस L/4 है, ये पूरा L/2 था, ये L/4 है, तो दिस इज L/4। और थीटा की वैल्यू π/2 लेंगे, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करते हैं तो यहाँ पे ये रिजल्ट अपने को मिलता है ना। और वो भी अंदर की तरफ है फील्ड, आप देख सकते हैं।
इन सबको क्लब करके कॉमन बाहर निकालें तो ये ए ऑप्शन से मैच करता है। आप देख सकते हैं म्यू नॉट आई, जो फाइनल आंसर आता है अपने पास वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन एल, और ये ब्रैकेट में कॉमन लेने के बाद बचता है 1/4√2 पाई ना, साइन 45 पुट करने के बाद वो √2 बना था +1, ये टर्म बचती है जो कि आंसर है अपना फर्स्ट ऑप्शन ही है ना। तो देख सकते हैं बहुत सिंपल सवाल है, हालांकि ये इजी कैटेगरी में लाई करना चाहिए इस सवाल को, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक मॉडर्न फिजिक्स का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल, जो कि अगेन बहुत इजी कैटेगरी का सवाल है। एज एक्सपेक्टेड जेईई एडवांस ने हमें कोई सरप्राइज नहीं किया इस बार, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स से हर बार एक्सपेक्टेड रहता है कि सवाल पूछा जाएगा, और पर्टिकुलरली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो वैसे भी इंपॉर्टेंट होता है। सवाल जो हम बच्चों से रिट्रीव कर पाए हैं, हालांकि ऑफिशियल पेपर आएगा तो हम सोल्यूशन उसका और करेक्ट वे से दे पाएंगे, बट अभी जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है बच्चों के मेमोरी बेस्ड से, उसको आपके सामने रखा है हमने। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कोई सर्टेन एक्सपेरिमेंट जिसमें वेवलेंथ लैम्डा का लाइट हमने यूज किया है। उस केस में अपने को जो स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलता है बच्चों, वो 6 वोल्ट के बराबर का स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलता है। अगेन एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जाता है, इस बार वेवलेंथ को हमने 4 लैम्डा कर दिया है, और अब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलता है वो 0.6 वोल्ट के बराबर मिलता है अपने को। तो अपने से जो ऑप्शन से पूछ रखी है बातें वो वेवलेंथ और फाई, मतलब उस वर्क फंक्शन पूछ रखा है उस प्लेट का। देखते हैं बच्चों, यहाँ पे सोल्यूशन हालांकि पेश कर रखा है मैंने, है ना। हम जानते हैं बच्चों कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो मैक्सिमम के पॉसिबल होती है ना, hc/λ - फाई इज के मैक्स, और उस के मैक्स में अगर अपन ये के मैक्स जो होता है के मैक्स है, के मैक्स को लिखना चाहे स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में तो लिख सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड इनटू ई, दैट इज व्हाट इज के मैक्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वही इक्वेशन मैंने लिख रखी है। पहले केस में 6 वोल्ट था स्टॉपिंग पोटेंशियल, ई मल्टीप्लाई किया, तो ये 6 EV बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपने को मिलने वाला है। ये hc/λ - फाई रखा है इसको। वही सेम इक्वेशन मैंने नेक्स्ट केस के लिए लिखी है, नेक्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट के लिए। इस बार लैम्डा को 4 लैम्डा कर दिया, और इस बार जो के मैक्स होगा दैट इज 0.6 स्टॉपिंग पोटेंशियल था, उसमें ई मल्टीप्लाई कर रखा है के मैक्स बनाने के लिए उसको। देखो बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा रखी है मैंने। इनको अगर सॉल्व करते हैं तो नियरली ये जो अपने को लैम्डा की वैल्यू मिलती है, ये मिलती है 12400/4 × 1.8, जो कि ये 1.8 लिखा हुआ है ना। इसको नियरली सॉल्व करोगे तो ये 1722 के बराबर आता है। तो लैम्डा तो अपने को मिल जाता है यहाँ से 1722 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा। अब इस लैम्डा को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो अपने को फाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो हालांकि कैलकुलेशन में दिखा रखे हैं, मेरा आपको एडवाइस है कि आप खुद से चेक कर लें। जहाँ तक मुझे लगता है कि बच्चों ने हालांकि कहा है कि वो बहुत श्योर है इस डेटा के बारे में, बट फिर भी क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है तो डेटा के लिए मैं कोई इसकी गारंटी नहीं दे सकता, पर जब तक अपने पास ऑफिशियल पेपर नहीं आ जाता। अब जो डेटा हमारे पास अवेलेबल था उसके अकॉर्डिंग हमने लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, किसी एक इक्वेशन में पुट करो तो जो फाई की वैल्यू अपने को मिल रही थी वो 1.2 EV के बराबर मिल रही थी, है ना, कैलकुलेशन के थ्रू, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमने यहाँ पे लिख रखा है। लैम्डा इज 1722 एंगस्ट्रॉम एंड वर्क फंक्शन इज 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वैसे तो अभी तक जो बच्चों ने बताया उसके हिसाब से तो ऐसा लगता है कि ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इजी कैटेगरी में इसको लाई करना चाहिए। ये SCQ में ये सवाल मिला इस बार जेईई एडवांस 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का है ना। ये जो बच्चों ने रिपोर्ट किया, ये 2 सर्किट दिए हुए थे अपने को क्वेश्चन में, और MCQ वाला सवाल था, ये MCQ में लाइक करा था ये सवाल। और एक सर्किट में ऐसे रेसिस्टेंस दिया हुआ है R1, R2, R3 एंड R4, और एक में R4 नहीं है, R1, R2, R3 ऐसे पैरेलल में, और साथ में 2R3 है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे स्विचेस दिखा रखे थे S1 और S2, और AB टर्मिनल्स दिखा रखे थे। इस क्वेश्चन ने क्या था कि पावर को कंपेयर किया है, दोनों सर्किट के पावर को अलग केसेस में। एक बार हमने यहाँ पे S1, S2 को ओपन रखा है, और AB के बीच में बैटरी लगाई है हमने 6 वोल्ट की। तो S1, S2 ओपन है, जब बैटरी लगाई है AB के बीच में तो S1, S2 ओपन है, और दोनों सर्किट में नेट पावर डिसिपिएटेड निकाला है। फिर एक और केस लिया जिसमें S1, S2 को क्लोज कर दिया, और AB के बीच में बैटरी नहीं, जबकि हमने एक करंट सोर्स लगाया है जिसका करंट सोर्स का वैल्यू 2 एम्पियर के बराबर है। ये क्वेश्चन में मेंशन था। ये 4 ऑप्शन जो है वो आपको मैंने एक्सप्लेन किए, और फिर करंट सोर्स लगाने के बाद दोनों केस के पावर को कंपेयर किया है। तो पहले मैं दोनों केस में जब S1, S2 ओपन है और बैटरी लगा रखा है AB के बीच में, उस केस का पावर कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ पे टाइम को थोड़ा सेव करने के लिए मैंने कैलकुलेशंस दिखा रखी है यहाँ पे,
कि S1 इज ओपन, स्विच S1 देखिए आप देख सकते हैं बच्चों, इसमें S1 जब ओपन है तो ये दोनों सीरीज में होंगे और इसके साथ पैरेलल में होंगे, तो R2 R3 इज 5 और इन सीरीज विथ 1/2 है ना, और उसके साथ बगल में R1 सीरीज में है 1 ओम का। तो यहीं पे वो कैलकुलेशन मैंने कर रखी है बच्चों, आप देख सकते हैं। तो वो 5 ओम के साथ 1/2 पैरेलल में, R4 पैरेलल में था और 1 बगल में सीरीज में। इसका R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे बच्चों, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लें और इसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन लें, तो वैल्यू 16/11 ओम के आसपास आती। और पावर, ये 6 वोल्ट की बैटरी है तो पावर में सीधा लिख सकता हूँ V²/R से, तो वो पावर V², 6 का स्क्वायर अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उससे पावर नियरली 24.7 के आसपास वॉट, इतना वैल्यू अपने को मिल रहा था। सेम कैलकुलेशन सर्किट 2 के लिए करते हैं, जब स्विच ओपन है और अपने को यहाँ पे AB के बीच में बैटरी लगा रखी है 6 वोल्ट की, तो उस केस में ये सारे पैरेलल में आ जाएंगे, आप देख सकते हैं। और ये तो अभी अपने पास सर्किट में है ही नहीं, तो बेसिकली ये तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर अपन लें तो ये 6/11 अगेन आ रहा था, है ना। तो इससे अपने को जब हम 6 वोल्ट के लगा करके पावर कैलकुलेट करते हैं तो V²/R से 66 वॉट पावर मिलता है इस केस में। तो V²/R से 66 मिल रहा है, इसका 24 मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं P2 इज मोर, मतलब सर्किट 2 का पावर मोर है जब S1 S2 ओपन रखा है हमने और बैटरी लगाई है उनके बीच में। तो सिमिलरली अब S1 S2 क्लोज करके और करंट सोर्स लगा करके पावर कैलकुलेट करके दिखाया मैंने। तो सर्किट 1 में आप देख सकते हैं ये शॉर्ट हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा, S1 क्लोज कर दिया स्विच को तो ये शॉर्ट हो गया। ये दोनों अगेन अभी भी पैरेलल में, तो इनका जो वैल्यू मिलता है अपने को, है ना, इन दोनों के पैरेलल से 5/11 है वो, खाली इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट सोर्स है, तो I²R से पावर लिखूंगा, ये 2 एम्पियर करंट इसमें फ्लो कर रहा होगा, तो ये I² लिखा है 2 × 2 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 5/11। इससे जो पावर मिलता है बच्चों वो पावर डिसिपेटेड 20/11 वॉट के बराबर आता है। सिमिलरली सर्किट 2 में, S2 में हमने S को बंद किया। सर एक बार सर्किट 2 वापस से देखते हैं अपन। सर्किट 2 अपने पास ये था, है ना, ये सर्किट 2 है, तो इसको हमने बंद किया है ना, तो ये सारे ही पैरेलल में आ गए और यहाँ पे करंट सोर्स लगाया हमने, यहाँ पे करंट सोर्स लगाया हमने और वो बाकी सबको सब पैरेलल में आ गए। तो इससे अपन देख सकते हैं बच्चों, जब अपन इसका कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे तो ये सारे पैरेलल में आ गए चारों के चारों, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/2 ओम के बराबर आता है और करंट सोर्स 2 एम्पियर का है। तो अगेन I²R से इसमें पावर देखें तो I² × R है ना, तो ये से 2 वॉट का पावर अपने को मिलता है, जबकि उस वाले केस में 20/11 अपने को मिल रहा था। ये 20/11 है विच इज एक्चुअली 1 पॉइंट समथिंग और ये 2 के बराबर है, तो इस S2 का पावर ज्यादा आया। तो पहले वाले केस में जब बैटरी लगाया था तो भी P2 वाला पावर ज्यादा आया था और जब करंट सोर्स लगाया तो भी सेकेंड वाले सर्किट का Q2 वाला पावर ज्यादा आया है। तो ऑप्शंस पे आते हैं, एक बार ऑप्शंस को देखते हैं। तो ऑप्शंस में अगर अपन चेक करें तो P2 अगर हमने बैटरी लगाई है तो पावर P2 का ज्यादा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जब हमने करंट सोर्स लगाया है तो Q2 का पावर ज्यादा है, मतलब बी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A एंड B, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसके सोल्यूशंस यहाँ पे हमने दिखा रखे हैं ना, A B करेक्ट आंसर है इसके। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आई थिंक ये बच्चों को बहुत आसान लगा होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर थी बट इतनी ज्यादा भी नहीं थी, तो इसको भी स्टिल हम इजी कैटेगरी में रख सकते हैं। कंसेप्ट के नाम पे बहुत ही सिंपल सी बातें, सिंपली V²/R से पावर लिखना, I²R से पावर लिखना, ऐसी बातें। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट पूछा जेईई एडवांस ने, विच इज अगेन अ वेरी इजी कैटेगरी क्वेश्चन ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी।